नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में खंड ख में सूफी काव्य की प्रवृत्ति है। ये आपने नहीं पता है। सूफी ये मुसलमान कवि थे। इन्होंने मनस्वी शैली का प्रयोग किया था और इन्होंने अपने जो काव्य रचना करी उसमें स्वच्छंद प्रेम का काव्य का चित्रण किया है और प्रेमाख्यानों का नामकरण नायिका के नाम पर किया। जैसे पद्मावती, जायसी की पद्मावत है, जैसे मृगावती, मधुमालती, इस प्रकार के काव्य की प्रेम नायिका के नाम पर रखा गया है। और सभी कथानक माने कहानियां, रूढ़ियों का पालन किया गया है, जो सभी ने यानी कि स्वपन दर्शन में प्रेम हुआ, चित्र दर्शन से प्रेम उत्पन्न होना, मंदिर या बाग बगीचे में नायक नायिका का मिलना, अलौकिक शक्तियों द्वारा उनकी सहायता करना, राजकुमारियों के उड़ने की शक्ति होना। और अगला है, इसमें हिंदू संस्कृति या लोक पक्ष का भी चित्रण किया गया है। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता रही है और वस्तु वर्णन प्रमुख हो गया है। और कहीं इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया, अवधी भाषा का, और दोहा चौपाई में प्रयोग किया। तो सूफी काव्य परंपरा पर प्रकाश डालते हुए तो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। तो सूफी काव्य परंपरा क्या है। पहले सूफी, जो सूफी शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है। सूफ का अर्थ है ऊन होता है, और सूफी का अर्थ हुआ वे विरक्त मुसलमान संत। विरक्त माने जो संन्यास ग्रहण किए हुए संत हैं, जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो इस शब्द की उत्पत्ति सफ, प्रथम पंक्ति, और सफा पवित्र, और सुफा माने चबूतरा आदि शब्दों से मानी जाती है। तो कहा जा सकता है कि ये संत मक्का मदीना, सऊदी अरब में है मक्का मदीना के सामने, जो वहां इनका धार्मिक स्थल है मक्का मदीना, जहां पर मोहम्मद, जिसने मुस्लिम धर्म की स्थापना करी थी, उसको हज बोलते हैं। वहां पर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तो मक्का मदीना के सामने चबूतरे पर बैठ करके अल्लाह का स्मरण करते थे। तो उनको सूफी कवि कहा जाता है। तो इन सूफियों में से जिन कवियों ने हिंदी काव्य की रचना की है वे सूफी कवि कहलाए हैं। सूफी कवियों में मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन की रचना की है, मंजन ने मधुमालती की, और कुतुबन ने मृगावती की, और कासिम शाह, उस्मान, शेख नवी आदि ने रचना करी है। जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, तो इस काव्य के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। उन्होंने पद्मावत की रचना करी है, मलिक मोहम्मद जायसी। ये यूपी के रहने वाले थे, जायस नामक स्थान के पास। तो उनका जायसी ने पद्मावत की रचना करी है। यह काव्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है। तो सूफी कवियों के काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रवृत्तियां हैं। तो इनकी पहली विशेषता है काव्य का रूप। काव्य कैसा था। काव्य इनका मुक्तक नहीं था, प्रबंध काव्य था। प्रबंध महाकाव्य लिखे हैं। जैसे काव्य रूप की दृष्टि से सूफी काव्य अधिकांश प्रबंध काव्य हैं, महाकाव्य ही हैं इनके, परंतु कुछ एक मुक्तक काव्य भी लिखे गए हैं, परंतु ज्यादातर प्रबंध महाकाव्य ही है। जो जायसी का पद्मावत है वो महाकाव्य की कोटि में आता है। उसमें 59 सर्ग हैं। इस काव्य में देखने को मिलते हैं जो गे हैं। पद्मावत इस युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य भी होने का गौरव प्राप्त है। इस युग के अन्य प्रबंध काव्यों में चंद्रायन है, मधुमालती है, मृगावती है, सपनावती है, और मुग्धावती है, चित्रावती आदि काव्य आते हैं। तो इनकी प्रबंध रचनाएं एक ही साँचे में डली हैं, यानी कि जो कहानी बनाई गई है वो एक ही तरह की है, जिसमें यांत्रिकता अधिक हो गई है। यानी कि एक दूसरे कवियों की उन्होंने नकल करी है। मौलिक माने जो खुद के बनाने वाली कला कम है। इन कवियों ने बनी बनाई काव्य रूढ़ियों के आधार पर ही अपना काव्य रचना, यानी कि जो पहले से चली आई कहानियां थी उन्हीं के आधार पर काव्य रूढ़ियां इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। और इनके काव्य में कभी कभी तो कोरा वस्तु परिगण कर दिया गया है, और जिससे काव्य में निरस्ता
तो आई ही है, कथा प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई है। इसके अलावा इस काल में जायसी अन्य कवियों द्वारा लिखित गे मुक्तक भी देखे जा सकते हैं। दूसरी प्रवृत्ति है चरित्र चित्रण। इन प्रेम काव्य में नायक नायिका के जीवन में इतने अंशों को ग्रहण किया कि जिनसे प्रेम के विविध प्रसंगों व्यापारों की अभिव्यक्ति संभव थी, और इन काव्य के नायक नायिका एक पूर्व निश्चित ढांचे साँचे में ढले हुए हैं, और इससे उनका चरित्र जीवन के विविधता प्रस्तुत नहीं कर पाता है। यानी कि एक निश्चित ढांचा बना हुआ है, उसी साँचे में ढल करके, जैसे नायक नायिका को प्रेम दर्शन सौपन में होना चित्र दर्शन से, या तोता के द्वारा मंदिर या उपवन में नायक नायिका का मिलना, तो इस प्रकार उनका चरित्र चित्रण किया गया है। ये कवि इन पात्रों के चित्रण में कल्पना का रंग भरने में भी असफल रहे हैं। वैसे तो इनका चरित्र चित्रण भारतीय वातावरण और परंपरा के अनुकूल है, और इन्होंने यदि कहीं विदेशी चीन या बलख रूस पात्रों का भी चित्रण किया है तो उन्हें भी भारतीय का ही रूप प्रदान किया है। जैसे पद्मावत में था, रतन सेन का रूप का वर्णन किया गया है। रतन सेन एक किससे प्यार करता है, जो पद्मावत से करता था, और नागमती उसकी पत्नी थी। चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके वहां चला जाता है, तो उसका वर्णन किया गया है। और अलाउद्दीन के साथ उसकी लड़ाई होती है। अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। राजपूतों में जो पद्मावत फिल्म बनी है वह उसी पर बनी थी, इसी की पद्मावत पर ही बनी है। अगला है वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन से अभिप्राय प्रकृति के विभिन्न उपादानों और पात्रों के विभिन्न क्रियाकलापों से होता है, और इन समस्त कवियों ने अपने काव्य में वस्तु वर्णन की परिपाटी का पालन करते हुए वन, नदी, पर्वत, सूर्य, चांद, सितारों के वर्णन के साथ साथ और नगर, गांव, रूप, सज्जा, सेना का प्रस्थान, जल केली आदि का सुंदर वर्णन किया है। अब है प्रेम व्यंजना। प्रेम व्यंजना क्या है? सूफी कवियों का मुख्य प्रतिपाद्य या मुख्य उद्देश्य प्रेम है, और प्रेम के वियोग पक्ष को उन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है, जिस पर फारसी कवियों का प्रभाव पड़ा है। और यही कारण है कि इनका जितना ध्यान प्रेमी और प्रेमिकाएं के वियोग और उनकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों और उनका अंत करने के लिए भी किए गए हैं। विविध प्रयत्नों का वर्णन किया गया है, वर्णन करने में गया है, और उनका उतना उनके अंतिम मिलन पर नहीं है। वीर अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने 12 मासा, जो नागमती रतन सेन की पत्नी थी, वो उसको छोड़ कर चला जाता, तो वो 12 मास तक अपने वियोग अवस्था में रहती है, उसका वर्णन किया गया है। तो वियोग वर्णन के 12 महीनों का बहुत अधिक महत्व दिया गया है। संयोग वर्णन प्राय स्वाभाविक बन गया है, तो कहीं कहीं अश्लील और रहस्यवाद भी हो गया है। जैसे इसका जो प्रेम व्यंजना है, प्रेम में जो नायक है वह आत्मा है और नायिका है वह परमात्मा का रूप है। इस प्रकार उनकी काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। जो रतन सेन है और पद्मावती के जिस प्रेम में पद्मावत में किया गया है, तो रतन सेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। इस प्रकार उनकी प्रेम व्यंजना की गई है, लौकिक से अलौकिक व्यंजना की गई है। अगला है हिंदू संस्कृति का उद्घाटन। सूफी कवियों ने अपने काव्य में हिंदू परिवार की कहानियों में लोक पक्ष के व्यवहारिक और वास्तविक रूप को उजागर कर हिंदू मुसलमान दोनों का मन मोह लिया है। इन कवियों ने अपने काव्य में हिंदू लोक जीवन से संबंधित अनेक भव्य झांकियां प्रस्तुत की हैं, और इन कवियों ने जो हिंदुओं के त्योहार थे उनका भी प्रयोग किया है। तो ये दिया है, इन कवियों ने हिंदुओं के विभिन्न पर्व त्योहार, होली, दिवाली, विभिन्न परंपराओं, ग्रामीण जीवन आदि का दिल खोलकर चित्रण किया है। भारतीय
ग्रामीण जीवन में पनघट के दृश्य का विशेष महत्व दिया है, उसी का चित्रण करते हुए जायसी लिखते हैं। पानी भरा आवही पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, पदम गंध विह अंग बसही, भंवर लागी तिन्ह संग बसाही। तो इस प्रकार पनघट का प्रयोग किया है। अगला है नारी का महत्व, नारी का प्रयोग किया है। सूफी कवियों ने प्रेम का प्रमुख केंद्र नारी मात्र को माना है। उनके अनुसार परमात्मा का प्रतीक कौन है? नारी है। और नारी का ऐसा नूर है जिसके बिना विश्व सुना है। परशुराम चतुर्वेदी आचार्य जी हैं, इनके शब्दों में सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया, जिसके कारण वह उनके किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह जाती, वह उस प्रकार की साधन सामग्री भी नहीं कहला सकती जिसमें उसे बोध सहज यानियों ने मुद्रा नाम दे करके सहज साधना के लिए अपनाया था। जिस प्रकार जो बौद्ध धर्म के प्रवृत्त हो गया था सिद्धों में, तो उन्होंने नारी को मुद्रा नामक दे करके सहज साधना करी थी। उसी प्रकार इन्होंने भी प्रेम साधना की थी नारी को समझ के। तो वह उन साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बनकर आती है। इस कारण से इन प्रेम आख्यानों में इसे एक प्राय अलौकिक गुणों से युक्त भी बतलाया जाता है। अब अगला है गुरु का महत्व। जो चारों प्रवृत्ति हैं, संत काव्य की प्रवृत्ति, सूफी काव्य की प्रवृत्ति, राम काव्य की प्रवृत्ति या कृष्ण काव्य की प्रवृत्ति, सभी में गुरु का महत्व। गुरु के बिना तो परमात्मा मिल ही नहीं सकता। तो सभी ने गुरु का महत्व दिया है। संत कवियों की भांति सूफी कवियों ने भी गुरु को महत्व स्वीकार किया है। इनकी मान्यता है कि जिस साधक ने सच्चे गुरु को प्राप्त कर लिया उसे ही सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। पद्मावत में हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। जैसे गुरु सुआजई पंथ दिखावा, बिना गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो इस प्रकार गुरु का महत्व दिया था। और लास्ट प्रवृत्ति है भाषा शैली। भाषा शैली तो सूफी प्रेमाख्यान लोक प्रचलित अवधी भाषा में रचित है, अवधी भाषा में लिखी गई है। उस्मान नसीर ने भोजपुरी और नूर मोहम्मद ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बाकी सब ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। दोहा चौपाई शैली तो इन प्रेमाख्यानों का आधार है ही। और कभी कभार उन्हें दोहा, सोठा, सवैये, बैरवे छंदों भी प्रयुक्त किए हैं। समासोक्ति सूफी कवियों का प्रिय छंद था। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, अलंकार भी समयक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। रहस्यवाद, रहस्य भावना यानी कि आत्मा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की जो रहस्य भावना का आभास देने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। जैसे तन चित्तोड़, मन राजा किन्हा, जो मन राजा का प्रतीक है। रवि, शशि, नखत, दीपत, ओही ज्योति, जो रवि, सूर्य और चंद्रमा एक ज्योति की भांति हैं। वस्तुओं, सथलों और पात्रों का संकेतिक नाम अवश्य भावात्मक रहस्यवाद की सृष्टि करते हैं। तो इस प्रकार उपयुक्त विवेचन के आधार पर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में कहा जा सकता है कि सूफी रचनाओं में जहां एक और तो लोक रंजन है, वहां इनमें लोक मंगल का भी विधान है। जहां इन रचनाओं के द्वारा धर्म, संप्रदाय, वर्गगत भेदभावों को हटाने का प्रयत्न किया गया है, वहां प्रेम का सार्वभौम स्वरूप भी परिवर्तन किया है। सार्वभौम माने सार्वजनिक रूप से प्रतिपादन किया है, प्रेम का ही महत्व दिया है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। सूफी काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा। धन्यवाद।